आप सब उसमें देख सकेंगे। तो आपको मैं बता दूं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले बात कर दूंगा, जो कि बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बात अगर अपन लोग करें तो बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स आपने नाम सुना होगा कि ये बायोमोलिक्यूल है, ये बायोमोलिक्यूल। जैसे कि अगर आप पीएचडी में इंटरव्यू में जाते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम डरते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। लेकिन वो सिंपल बेसिक्स के ऊपर ही वार करते हैं। और ऐसे भी पूछा गया है पीएचडी के इंटरव्यूज में कि आप बायोमोलिक्यूल्स, 4 बायोमोलिक्यूल्स के नाम बताइए, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जहाँ कहीं भी बायो शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ कहीं भी आपको बायो शब्द देखने को मिलेगा, आप सीधा जो उसका कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, तो आप सीधा पकड़ते हैं कि यह लिविंग बींग्स से रिलेटेड होगा। और मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि अगर केमिकल केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू में हम छोटे से छोटे कण, स्पेन के छोटे से छोटे कण की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वह एटम होता है। और एटम जो है वह पूरा 1 या 2 एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से मैं कहूँगा कि शरीर में भी अगर छोटे से छोटे कण में जाने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे कि सेल एक बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये हमको पता है बात। तो बायो शब्द निकला है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स ये कहलाएंगे आपके बायोमोलिक्यूल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वह कार्बन बेस्ड रहेगा। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स कैसा है, कार्बन बेस्ड। इसका मतलब आपको मैं कहीं पे भी बायोमोलिक्यूल्स आगे पढ़ाऊंगा, वह सीधे से सीधे उस बायोमोलिक्यूल में आपको कार्बन जरूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे। और कार्बन बेस्ड रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कार्बन बेस्ड है तो आप सीधी सी बात आप बोल सकता हो कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं। तो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया हो, इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्राइमरली किस कंपाउंड, किस एलिमेंट में आपको ये बायोमोलिक्यूल, कार्बन बेस्ड तो मैंने कॉमन ही बता दिया आपको ना। आपको कार्बन देखने को भी मिलेगा, मैं और बता सकता हूं कि आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा, ठीक, आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, आपको फास्फोरस भी देखने को मिलेगा और सल्फर भी देखने को मिलेगा। सोचो, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, लेकिन कार्बन जो है वो सब तरफ पाया जा रहा है ना। तो मतलब सभी बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन पाया ही जा रहा है ना। तो ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं, यह बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स इनमें आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो इस बायोमोलिक्यूल्स को अगर आप लोग विभाजित करने की कोशिश करें तो यह बायोमोलिक्यूल्स को 2 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। शर्त यह है कि इनका बेसिस क्या हुआ इसको तोड़ने का, इनका बेसिस क्या हुआ इनको 2 भाग में बांटने के लिए, इनका बेसिस क्या हुआ इसको 2 भाग में बांटने के लिए। इनका बेसिस हुआ इनका मॉलिक्यूलर वेट।
मेरे को फॉलो करते जाइए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लेटेस्ट क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, इन सब को कवर अप करते हुए कोशिश करेंगे। मात्र 10 लेक्चर में आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, क्योंकि हम इस अमीनो एसिड से प्लांट फिजियोलॉजी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस अमीनो एसिड से हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, सेल बायोलॉजी सभी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बेसिक्स किस तरह से आपका बन रहा है। ये तो बहुत बेसिक है, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा ही बेसिक है ना। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग लेवल वाइज, लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे थोड़ी जानकारी को बढ़ाते जाएंगे और कुछ नहीं करना है ना। तो अगर जिन बायोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कम हो, लो हो, है ना, उनको हम लोग स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और जिन बायोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट बड़े हो, उनको हम लोग लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रखेंगे। ये आप सबको पता है। अब इसका मतलब क्या है कि इस स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में बायोमोलिक्यूल्स जितने भी आप पढ़ेंगे वो लेस या लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। और लार्ज में, अच्छा, मोस्टली आप बोल सकते हो कि ये लेस देन 1000 होंगे। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये लेस देन 1000 होंगे, है ना। और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले मोर देन 1000, या फिर ये इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट लो ना हो करके वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले रहेंगे। तो ये आपको देखने को मिला, कैटेगरीज वाइज आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स को आप स्मॉल लार्ज के अनुसार बांट सकते हैं। और आप देखते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट्स वाले के अंदर या स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं शुगर्स, है ना। शुगर्स में भी अगर बात करूं, शुगर्स में भी अगर मैं और कैटेगरीज डिवाइड करते, जैसे कि अगर मैं बोलूं सेलुलोज, ये थोड़ा सा लंबा मॉलिक्यूल हो गया, ये सब लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन शुगर्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, जो मोनोसैकेराइड्स पॉइंट ऑफ व्यू है, उन सब को हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के अंदर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट कम है 1000 से, है ना। और दूसरी बात मैं अगर बात करूं फैटी एसिड्स, अगर मैं फैटी एसिड्स की बात करूं तो ये फैटी एसिड्स भी आपको लो मॉलिक्यूलर वेट वाले के अंदर आएंगे। कभी कभार फैटी एसिड्स वाले लोग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के अंदर भी रख देते हैं, लेकिन नहीं रखना है आपको, ठीक। उसके बाद एमिनो एसिड्स आप ध्यान पे रखे रहेंगे, जो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपके बायोमोलिक्यूल ही है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 110% आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेगा ही। और एक इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि यह न्यूक्लियोटाइड्स, आपने गेट का भी पेपर देखा होगा कि वो बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उधर पे। तो शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण जो कर रहे हैं, ये सब जो है, ये सब ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। ऐसे आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और भी मेन मैं आपको बताया, अगर और भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको विटामिन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। उसी तरह से मैं बोलूँ हार्मोन्स, ये सब लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, तो ये भी इवन हार्मोन्स आर आल्सो बायोमोलिक्यूल्स। सोचो, आपको आइडिया होना चाहिए कि हार्मोन्स भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर की श्रेणी में हम लोग ला पा रहे हैं, ठीक। दूसरी बात अगर अपन कहें, ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता होना चाहिए। एसिटल कोलिन का नाम आपने सुना होगा, है ना, मैसेज ट्रांसमिट करने
के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के अंदर आएंगे। इस कारण से स्मॉल मॉलिक्यूलर या स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स वालों को हम लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से आ गया। ICMR अभी सामने है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। दूसरी बात, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, सीधी सी बात, नाम ही बोल रहा है, देखो मैक्रो मतलब सीधी सी बात है बड़ा होगा, माइक्रो मतलब छोटा हो गया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आप लोग करते हैं, तो ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट में देखो शुगर्स में ना वहां पे बोला पॉलीसैकेराइड्स, कुछ पॉलीसैकेराइड्स के नाम आपको ध्यान पे आता हूँ, तो शायद आपको ध्यान पे आ जाएगा पॉलीसैकेराइड्स होते क्या है। खैर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा स्टार्च, स्टार्च जो है वह ग्लूकोज के यूनिट से कंटिन्यूसली लंबी लंबी चेन से ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना हुआ है। देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स डिपेंड तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें लंबी लंबी चेन्स जो है आपको देखने को मिल गया। इसके एक हिसाब से मैं बोलूं कि इसके पॉलीमर है ना, तो स्टार्च में आपको ग्लूकोज के यूनिट्स जो है एक दूसरे से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में देखने को मिलते हैं। ये कैसे क्या होता है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो, ICMR में तो पूछता ही है, शायद ये वाला क्वेश्चन भी सेलुलोज के ऊपर पूछा गया, गेट के ऊपर इसी बार पूछा गया है जहां तक ध्यान है। तो सेलुलर लिख दिया ना मैं, सेलुलोज। सेलुलोज में भी आपको ध्यान दूं, यही बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम का भी पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस यहां पे फंसाने का प्रयास पूरी तरह करेंगे। तो अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज के यूनिट्स के बीच में ये बॉन्ड है ना, ये कैसे बनता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज स्टार्च का है, स्टार मार्क के रख लेना, ICMR के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेलुलोज जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेलुलोज तो बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो अमीनो एसिड्स है, ये जो अमीनो एसिड्स है, ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से बाइंड हो करके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है, माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे से पॉलीमराइज होकर के जिन माइक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण किया उनका नाम प्रोटीन्स हो गया, नहीं हुआ। तो प्रोटीन्स एक माइक्रोमोलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। जब हम लोग अमीनो एसिड का बेसिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एकदम इजी है, डरना नहीं। रामचंद्रन प्लॉट ये सब वो सब पढ़ते हैं अपन ना, कुछ जरूरत नहीं है। आप केवल अमीनो एसिड्स के साथ साथ जिस तरह से एक एक अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे और जितने कनेक्शंस हो सकते हैं सब कवर अप कर देंगे हम, ठीक है। तो प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो मैं कहूँ न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ रहता है ना। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स का ही पॉलीमर है, इस कारण से इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग रखते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें और हमको एक बात निकल के क्या है कि एमिनो एसिड्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स ही है, नहीं है। और वो किस श्रेणी में आ रहा है इसको आपको बिल्कुल ध्यान पर रखना है कि वह माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आएगा। और लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट कैटेगरी से एक दूसरे से डिवाइड हो चुकी है और ये डिवाइड होकर के इन सब में कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपके बायोमोलिक्यूल्स की होगी।
हाँ, खैर आगे अपने को पता चल जाएगा, बाकी सब चीज़ ठीक है ना। तो एमिनो एसिड्स की तरफ हम लोग चलते हैं, और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड्स जैसे सेल हमको खड़ा करके रखा हो, वैसी प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स ये जो है, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर वाइज देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहली बात, अगर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर देखना है तो 100% आपको कार्बन देखने को मिलेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे, इसलिए कार्बन पहले। ठीक, मोस्टली केस में आपको मैं क्या बोला कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे आपको, है ना, मोस्ट केसेस पे। ठीक, तो एक कार्बन की, देखो कार्बन के बाहर आउटर इलेक्ट्रॉन्स में कितने? 4, टोटल 4 हो गए ना। आउटर इलेक्ट्रॉन में आपको कितने, आउटर शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे? 4। उसको 4 और चाहिए रहते हैं, इस कारण से मैं क्या कहूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। आपने इसको पढ़ा, इस कारण से कार्बन जो है वो मैक्सिमम वैलेंसी कितना शो करता है? 4। अगेन आईसीएमआर में पूछा गया क्वेश्चन था, सोचो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया आईसीएमआर में कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है ना। तो आप बोलोगे 4, ठीक है सर। कार्बन में अमीनो एसिड के केस में आपको 100% 4 हाथ हो गए ना उसके। एक कोवलेंट बॉन्ड आपको हाइड्रोजन के साथ दिखेगा ही, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक कार्बन अमीनो एसिड के केस में वो हमेशा ही हाइड्रोजन को बॉन्ड करेगा ही, कोवलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार से कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। मैंने फिलहाल इसको आयनिक फॉर्म पे बना दिया है ना। और दूसरा मैं बोलूं, इस कार्बन के पास अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। अब बच गया है केवल एक, बच गया केवल एक। तो कार्बन के साथ जो चौथा ग्रुप रहेगा वो रहेगा आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है? आर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप पे मीथेन हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अमीनो एसिड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अमीनो एसिड्स में जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ही देखने को मिलेगा वो ये वाला है। केवल आर ग्रुप जो है वह ही डिफर होगा, केवल आर ग्रुप जो है वह ही डिफर होगा। मतलब आर ग्रुप किसी अमीनो एसिड में कुछ रहेगा और किसी अमीनो एसिड्स में कुछ हो पाएगा। इस कारण से हम लोगों को टोटल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाने में सहायक है, ये हम लोगों को देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी हमारे पास 22 अमीनो एसिड्स भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं अगर बोलूं जो प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड्स मुख्यतः जरूरी है वह है 20 अमीनो एसिड्स। और 20 अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाने में मदद कर रहे हैं, इन सब को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। अब यह 20 अमीनो एसिड आए कैसे? यह 20 अमीनो एसिड आने का कारण है कि आर ग्रुप जो है वह डिफरेंट अमीनो एसिड्स में चेंज होता जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ना, मैं देख ही रहा हूँ कमेंट, है ना। तो एक अमीनो एसिड में आपको एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक, हाँ, अमीनो ग्रुप,
आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला इसका एमिनो ग्रुप हो गया, ये इसका एमिनो ग्रुप हो जाएगा। ठीक, ये इसका साइड चेन कहलाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर ग्रुप इसका साइड चेन है। ठीक है, और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपको देखने को हमेशा ही एक अमीनो एसिड में देखने को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग और ध्यान पर रखिए कि देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। याद रखे रहना, क्या क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए कि अगर आपके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है COH, उसके बाद मान के चलिए आपके पास CH2 है, उसके बाद फिर अगर आपके पास फिर CH2 है, आपके पास CH2, मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें अगर आप अल्फा कार्बन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो भाई अब ये जो ग्रुप है, ये अमीनो एसिड का ग्रुप सभी अमीनो एसिड्स में देखने को मिलने वाला है, जो जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है वो सभी में दिखने वाले है ना। तो ये अल्फा कार्बन सभी अमीनो एसिड्स में दिखेगा, केवल एक अमीनो एसिड को छोड़ करके। तो अल्फा कार्बन सभी अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, लेकिन एक अमीनो एसिड को छोड़ करके, फिलहाल आप लिख लीजिए उसका नाम है प्रोलीन। तो प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें आपको अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन नहीं देखने को मिलेगा। कारण क्या है, तो हम जब प्रोलीन पढ़ेंगे तब हम लोग बताएंगे कि क्या कहानी है प्रोलीन का, और प्रोलीन किस तरह से काम, क्यों अल्फा कार्बन इसमें नहीं है। लेकिन आपको जान के रखना पड़ेगा कि ये अल्फा कार्बन का फंडा क्या है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये बहुत वैरी करने वाला है, और ये एक अमीनो एसिड है जिसमें आप लोगों को नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा बायोमॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों ही देखने को मिल रहा है, इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ज्वीटर आयन। ये ध्यान पे रखे रहना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वीटर आयन। तो ये ज्वीटर आयन कहलाएगा। तो अमीनो एसिड्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वीटर आयन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि अमीनो एसिड्स जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, एसिड बेस दोनों की तरह ही काम करते हैं। ये तो फंस गया काम। ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों के तरह ही काम करे। जनरली क्या होता है कि भाई ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है, ये जो कंपाउंड है ये बेसिक है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों ही प्रॉपर्टी शो करे, तो इन मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इन मॉलिक्यूल को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है,
तो अमीनो एसिड्स बेस और एसिड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, कैसे, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को मैं फिर से बनाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि अमीनो एसिड एसिड और बेस दोनों की तरह किस तरह से एक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये अमीनो एसिड्स का कार्बन, इसके बाद इसका CO नेगेटिव बनाते जाइए, ध्यान रहेगा आपको सब चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट है आगे की कहानी के लिए, है ना। ये इसका R ग्रुप, ये इसका हाइड्रोजन। ये तो जो कंडीशन है ये एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल पीएच की तरफ मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप पीएच अगर आप लो कर दें, अगर आप पीएच जो है वह लो कर दें, अगर आप पीएच लो कर देते हैं तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। लो पीएच मतलब लो पीएच, देखो पीएच का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। ये आपने 9th या 10th क्लास में जरूर ये फॉर्मूला को पढ़ा होगा। लॉग मत बोलो सर, डर लगता है लॉग से, क्यों नहीं डरना। तो पीएच जो है वो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। आप जब कभी भी पीएच को कम करेंगे, क्या बोल रहे हो उसको ध्यान पर रखे रहना, आप जब कभी भी पीएच कम करेंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज होगी। आपने पीएच कम किया, H प्लस आयन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। pH2 में H2SO4 एक एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, इस कारण से वो एसिडिक है ना, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है उसको, ठीक। तो लो पीएच में आपके पास अवेलेबिलिटी क्या हुई, H प्लस आयन कंसंट्रेशन भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिला। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये एसिडिक ग्रुप है ये H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा और ये आयोनिक फॉर्म जो है यह CO नेगेटिव COH में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, याद रख रहना है, लो पीएच में, लो पीएच में। लो पीएच में क्या हुआ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ और ठीक, और ये H प्लस आयन जो है वो ग्रहण कर लिया, ठीक है, H प्लस आयन जो है वह ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने वाले को हम लोग एसिड कहते हैं ना, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट। कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वह एसिड कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वह बेस कहलाएगा, ये हम पढ़ते हैं। तो लो पीएच में इसने प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, एसिडिक प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिली। और इस पूरे मॉलिक्यूल में जो नेट चार्ज देखने को मिला वो केवल पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को देखने को मिला, नेट चार्ज पॉजिटिव देखने को मिला। उसी तरह से अगर कहूं, जब हम इसको पीएच हाई कर दें, जब हमारे पास पीएच हाई हो गया तब क्या होगा, तब हमारे पास H प्लस आयन बहुत कम है, कम है, H प्लस आयन हम लोगों के पास कम है। H प्लस आयन कम होने की वजह से, क्योंकि हम जब pH कम करते हैं तो H प्लस आयन ज़्यादा करते हैं, और pH जो है वो ज़्यादा करेंगे तो H प्लस आयन कम होगा। कम होगा तो भाई ये एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से, तो ये तो COH नहीं होने वाला,
ठीक है, ये अमीनो ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन्स दे देगा, और जैसे ही वो प्रोटॉन देगा तो वह NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, और यह CO नेगेटिव तो एज इट इज रहेगा, तो नेट नेगेटिव चार्ज हम लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, और pH जो है वो हो गया हाई pH हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस केस में इसने एक्सेप्ट किया, उसने डोनेट किया, तो अमीनो एसिड डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसिड बेस प्रॉपर्टी कहते हैं, और या फिर इस मॉलिक्यूल को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना, लाइव चैट में है हम लोग। ठीक, इस केस में आप देखिए, इस केस में देखिए ये कुछ ऐसा pH होगा जिसमें एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड जो है वो दो आयंस के फॉर्म में एक साथ दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देखने को आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा pH, कोई एक स्पेसिफिक pH होगा ना जो कि इक्वालिटी मेंटेन कर रहा होगा एसिड और बेसिक केस पे। ऐसा pH जिसमें अमीनो एसिड का चार्ज 0, ऐसा pH जिसमें अमीनो एसिड का चार्ज 0 नेगेटिव, या फिर दूसरे शब्द में बोलूं कि इसमें हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस अमीनो एसिड में देखने को मिल रहे हैं। इस pH को हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और हर एक अमीनो एसिड के लिए ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होगा, है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा pH जिसमें अमीनो एसिड के नेट चार्ज 0 हो, या फिर अमीनो एसिड्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही डोमिनेट कर रहा हो, उसको, उस पॉइंट या उस pH को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। याद रखे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं कुछ आया है क्या। ठीक है, बना लें आप लोग इसको। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखेंगे एक प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की, जो कि है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल सीधी सी बात है कि वह लाइट से रिलेटेड होगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा।
एक पढ़ना पड़ेगा हमको कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, और दूसरा हम लोगों को देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इतना ही करेंगे है ना आज। उसके बाद कल हम लोग एक एक एमिनो एसिड्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और एक कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल कार्बन ध्यान पे रखे रहना, आगे मैं पूछूंगा सब। अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले उसको बना लेते हैं। एक कार्बन, उसमें हाइड्रोजन, उसमें COO नेगेटिव चार्ज, उसके बाद NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे R ग्रुप। देखो एक कार्बन, जैसे इस कंडीशन में कार्बन किसको कहेंगे, मान के चलिए ये जो कार्बन है इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं। ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और अपने वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक, इस कार्बन में अगर जो ग्रुप्स ऐड हुए हैं वो A, B, C और D हो, A, B और C, D हो, इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, आपको क्या नजर आ रहा है कि जो कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं वह एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि A दूसरा ग्रुप हुआ ना B के लिए, B मतलब कार्बन जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप से अटैच है। अगर एक कार्बन के जो चारों बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच रहेंगे, इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। तो इस कारण से इसको हम लोग स्टार के माध्यम से देखते हैं, या फिर इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरोजेनिक कार्बन या स्टीरोजेनिक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो अमीनो एसिड के पास होना चाहिए वो क्या है कि उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अगर ये R ग्रुप की जगह है ना, R ग्रुप को अगर मैं रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन से, तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन, ये ग्रुप अलग हुआ, ये भी ग्रुप अलग हुआ, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो है वो कॉमन हो गया। तो ये जो कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन नहीं, ये ए कायरल कार्बन कहलाएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। और ये जो एमिनो एसिड मैं आपके सामने बनाया हूं, आगे पढ़ेंगे, इस एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। अगर आप R ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ग्लाइसिन, सभी एमिनो एसिड में एक एमिनो एसिड जिसका नाम ग्लाइसिन, वो उसके पास कायरल कार्बन नहीं होते, बाकी सभी के पास कायरल कार्बन होंगे। इस चीज का आप गांठ बांध करके रख ले। ठीक, इस कारण से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कौन? ग्लाइसिन। इसलिए यह ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। लिख लो, इस कारण से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। मतलब ऑल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सभी एमिनो एसिड्स केवल ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, आप खुद ही देखिए, जो नॉर्मल लाइट होगा उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो चारों तरफ इस तरफ से फैल रहा होगा, इस तरह से
फैल रहा होगा, है ना। जो नॉर्मल लाइट की बात करें तो वह इस तरह से फैल रहा होगा। ठीक, ये नॉर्मल लाइट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो चीज रह गया वो नॉर्मल लाइट हो गया। अब हमारा उद्देश्य ये हो गया कि हम इस नॉर्मल लाइट को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास करवाएंगे जिसका नाम होता है पोलरीमीटर, जिसका नाम होता है पोलरीमीटर या पोलराइजर। इससे क्या होगा, जब हम पोलराइजर से इसको पास करवाएंगे तब ये जिसका डायरेक्शन अब क्या होगा, एक निश्चित जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हम इस लाइट को एक निश्चित पोलराइजर के पास भेजते हैं, जो लाइट पूरी तरह फैला हुआ रहेगा, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इस तरह से मेंटेन हो जाएगा। अब ये नॉर्मल लाइट था जो चारों डायरेक्शन में फैला हुआ था, अब ये कि स्पेसिफिक डायरेक्शन पे आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक प्लेन में आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या PPL के नाम से भी जानते हैं इसको। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम अमीनो एसिड या किसी सैंपल पे डालें, है ना, जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी सैंपल सॉल्यूशन में डालेंगे या फिर कोई अमीनो एसिड्स के थ्रू पास करवाएंगे, है ना, या फिर किसी अमीनो एसिड सॉल्यूशन में, क्योंकि हम अमीनो एसिड पास करा रहे हैं, से पास कराए, अगर ये अमीनो एसिड इस लाइट को, देखो ये डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे है, इस लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, क्या क्या बोला, इस लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, कर सकता है, या फिर इस लाइट को वह राइट डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। दो कंडीशन हो सकते हैं कि भाई ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अब जिस अमीनो एसिड के पास ये प्रॉपर्टी शो हुई है उसके पास कायरल कार्बन होना ही चाहिए। ग्लाइसिन ये रोटेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर अमीनो एसिड ने लेफ्ट रोटेट किया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी, या फिर L से हम डिनोट करेंगे उस अमीनो एसिड को। मान के चलिए आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आया, L कोई एक अमीनो एसिड, तो आप समझ जाना कि इस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। या फिर एक अमीनो एसिड का नाम दिया है, ब्रैकेट में नेगेटिव दिया हुआ है, तभी भी आप समझ जाना कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है। इस तरह से साइन कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसने राइट रोटेट किया है तब इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम लोग स्मॉल d या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। तो अमीनो एसिड के पास कायरल कार्बन और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होती है, इस कारण से यह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। ये प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म्स आप लोगों को दो जी फॉर्म्स अमीनो एसिड्स में देखने को मिलेंगे ही।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड के। इसके आगे में हम लोग थोड़ा सा और कुछ स्पेसिफिक रोटेशंस और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके आगे का पोर्शन हम लोग स्ट्रक्चर वाइज डील करेंगे, एक एक अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर वाइज, और कुछ अमीनो एसिड्स को हम लोग 1 लेटर कोड में भी रखते हैं। वो सब एकदम अच्छे से आपको ध्यान पे रहेगा, सबके हम लोगों के पास ट्रिक है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना। ठीक, थैंक यू।